नमस्कार दोस्तों क्या हो अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 4-5 देशों की परमिशन और उनका वीजा लेना पड़े। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला हमें अपने ही देश में ट्रैवल करने के लिए वीजा की जरूरत क्यों पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आज ऐसा सच में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आयरन मैन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से। आप ये जो आज का भारत देखते हैं शायद ये कुछ ऐसा टुकड़ों में बिखरा हुआ एक कई देशों का कॉन्टिनेंट होता। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने भारत को टूटने से बचाकर एक अखंड देश बनाया। कैसे सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति से सभी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाकर इंडिया को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने का चैलेंजिंग टास्क कंप्लीट किया। सो लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव नादियाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। उनके फादर जावेर भाई पटेल एक किसान थे जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे। 1857 की क्रांति में भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा। सरदार पटेल बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे। 1897 में मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने लॉ एग्जामिनेशन की तैयारी करी और सन 1910 में वे लॉ की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। वे एकेडमिक्स में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्होंने 3 साल के कोर्स को सिर्फ 2.5 साल में ही कंप्लीट कर दिया और एक अनडिफीटेबल लॉयर बने जिन्हें कभी कोई हरा ही नहीं सकता था। पटेल गांधी जी से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। उन्होंने कई साल गांधी जी को सपोर्ट किया और टाइम के साथ वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर भी बन गए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे भारत के आयरन मैन ने भारत को एक यूनाइटेड इंडिया बनाया। लेकिन ये जानने से पहले आपको समझना होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में क्या सिचुएशन थी। 1947 से पहले इंडिया में 2 चीज़ें चल रही थी। पहला था ब्रिटिश इंडिया जिसमें ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हुआ करता था और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स यानी वहाँ लोकल राजा रूल किया करते थे। लेकिन दोस्तों ये लोकल प्रिंसेस भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही आते थे। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसेस को काफ़ी प्रिविलेजेस भी दे रखे थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको ब्रिटिशर्स का ऑर्डर ही मानना होता था जिसे सब्सिडियरी अलायंस भी कहा जाता है। उस समय भारत का लगभग 40% से ज़्यादा हिस्सा इन रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के अंडर ही आता था। अब जब 1947 में देश आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारत के आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया जिसके अंडर ही भारत को आज़ादी मिल रही थी। दोस्तों इस एक्ट में 2 प्रोविजंस थे। पहला कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज यानी इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड होगा, और दूसरा प्रोविजन ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास 3 चॉइसेस होंगी, या तो वे इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बनकर भारत में जुड़ जाएं या फिर वे पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, और अगर वे दोनों में से किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वे एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह भी रह सकते हैं। दोस्तों उस समय ऐसी लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब ये भारत को इंटीग्रेट करने का चैलेंजिंग और मुश्किल टास्क दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और शायद उनके अलावा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता था। सरदार पटेल ने इस चैलेंज को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि भारत अब एक नई शुरुआत करेगा और एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा। पर यह कैसे पॉसिबल था? ऐसा पॉसिबल करने के लिए सरदार पटेल ने यूज किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दरअसल दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिस पर लोकल प्रिंस को इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बनने के लिए साइन करना होता था। सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने अपनी नेगोशिएशन और डिप्लोमेटिक स्किल्स से लगभग सारी रियासतों के राजाओं से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा लिए और उन्हें भारत का हिस्सा बना दिया, जिनमें से कई रियासतों को जोड़ने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद लगाकर लगभग सारी रियासतों को इंडियन डोमिनियन में शामिल कर दिया। उनकी कूटनीति यानी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि सरदार पटेल एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में लाठी रखकर समझाते थे। पहले तो वे गाजर खिलाते थे और अगर उससे काम नहीं बना तो फिर लाठी तो है ही दोस्तों अब 15 अगस्त 1947 तक लगभग सारी रियासतें तो भारत का हिस्सा बन गई, लेकिन 3 रियासतों ने भारत का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया, और वे 3 रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। दोस्तों उस समय जूनागढ़ का नवाब था महाबत खान जो था एक मुस्लिम, लेकिन जो जूनागढ़ की पॉपुलेशन थी उसमें 80% से ज़्यादा हिंदू थे। महाबत खान ने जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाने से मना कर दिया। जब भी सरदार पटेल के सेक्रेटरी वीपी मेनन उनसे मिलने जाते तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता था, क्योंकि वो उनसे बातचीत करने को तैयार ही नहीं था। अब 15 सितंबर 1947 को महाबत खान ने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। जब ये बात सरदार पटेल को पता चली तो पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मानने से मना कर दिया, और जैसा कि जूनागढ़ में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी तो जनता ने भी महाबत खान के अगेंस्ट रिवोल्ट यानी विद्रोह कर दिया और महाबत खान भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गया।
उसके बाद जूनागढ़ के पीएम शाहनवाज भुट्टो ने सरदार पटेल से मीटिंग की और उनसे कहा कि हम जूनागढ़ को भारत में शामिल करने के लिए तैयार हैं और इसी में ही जूनागढ़ की भलाई है। सरदार पटेल चाहते तो तभी जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया दोस्तों, जिससे किसी को ऐसा ना लगे कि भारत ने जूनागढ़ को जबरदस्ती अपना हिस्सा बनाया है। तब जनवरी 1948 में पटेल ने जूनागढ़ में प्लेबेसाइट कराया। दोस्तों, प्लेबेसाइट को आप सिंपली वोटिंग की तरह समझिए, जिसमें जनता को वोट करना था कि वे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या भारत का। प्लेबेसाइट में 99% से भी ज्यादा वोट्स भारत के फेवर में ही आए और फाइनली जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। चलिए बात करते हैं हैदराबाद के इंटीग्रेशन की। दोस्तों, हैदराबाद का इंटीग्रेशन भारत का सबसे चर्चित इंटीग्रेशन था, जिसमें बात इंडियन आर्मी तक भी पहुंच गई थी। दोस्तों, उस समय का हैदराबाद एक काफ़ी बड़ा और अमीर प्रिंसली स्टेट था, जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कई हिस्से आते थे। हैदराबाद भी जूनागढ़ की तरह एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान ने ये डिसाइड कर लिया कि ना तो हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बनेगा और ना ही पाकिस्तान का, जो कि निज़ाम का एक बहुत बड़ा झूठ भी था। हैदराबाद के निज़ाम की अपनी एक लोकल आर्मी भी थी, जिन्हें रजाकार्स कहा जाता था। ये रजाकार्स हैदराबाद से गुजरने वाली सभी ट्रेन्स के पैसेंजर्स को लूट लिया करते थे और उस समय रजाकार्स के हेड थे कासिम रिजवी। अब पटेल ने सोचा कि भारत के बीचों बीच किसी अलग देश का होना भारत की एक्सटर्नली नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है। इसलिए पटेल किसी भी हालत में हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते थे। अब जब निज़ाम अपना फैसला नहीं कर रहा था तो नवंबर 1947 में पटेल ने निज़ाम से 1 साल के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन करा लिया, जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका, क्योंकि निज़ाम बार बार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को ना मानकर पाकिस्तान की हेल्प करने लग जाता था। तब 13 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत में इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स को वहां भेज दिया और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। वहां के रजाकार्स भी इंडियन आर्मी के सामने ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए और फाइनली निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा और उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। एंड फाइनली हैदराबाद भी इंडिया का हिस्सा बन गया, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे सरदार पटेल ने कश्मीर को भारत में मिलाकर आज के भारत का निर्माण किया। दोस्तों, उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह भी कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे, क्योंकि वे हमेशा एक राजा की तरह ही उस पर राज करना चाहते थे और उन्हें ये बात काफी अच्छे से पता थी कि पाकिस्तान का इस्लामीकरण और भारत की डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र उन्हें कभी एक राजा की तरह नहीं रहने देगा। इसीलिए वे कश्मीर को भारत और पाकिस्तान से अलग रखना चाहते थे, ताकि वे उस पर आराम से रूल कर सकें। लेकिन दोस्तों, कश्मीर जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह नहीं था। वो एक बॉर्डरिंग स्टेट था, जो कि भारत और पाकिस्तान से डायरेक्टली कनेक्टेड था। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भी राजा हरि सिंह को यही एडवाइस दी कि आप एक बॉर्डरिंग स्टेट हैं, इसलिए आपको एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना रहकर इंडिया या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए। लेकिन काफी समय लेने के बाद भी राजा हरि सिंह ने अपना फैसला नहीं सुनाया। तब 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने लगभग 10,000 ट्राइबल मुस्लिम्स, जिन्हें कबायली भी बोला जाता था, उन्हें कश्मीर पर अटैक करने के लिए भेज दिया, जिससे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। और उस सेना को उन्होंने नाम दिया आज़ाद कश्मीर फौज। तब राजा हरि सिंह के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने हरि सिंह को कहा कि महाराज, आपकी सेना में 50 से 60% जो सिपाही हैं वो मुस्लिम हैं, वे आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन अगर कबायलियों ने आपकी सेना को इस्लाम के नाम पर इन्फ्लुएंस कर लिया तो ये खतरा है कि वे उनकी तरफ चले जाएं। लेकिन हरि सिंह ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। तब 23 अक्टूबर तक वे कबायली उरी तक पहुंच गए, जो कि श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर ही दूर था। और उस समय वही हुआ जिसका राजेंद्र सिंह को डर था। हरि सिंह की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन कबायलियों के साथ मिल गया। तब राजेंद्र सिंह ने हरि सिंह को जम्मू भेज दिया और सरदार पटेल से मदद मांगने को कहा। उस समय उरी से श्रीनगर आने के लिए एक फ्लाईओवर बना हुआ था, जो कि उरी से श्रीनगर आने का एकमात्र रूट था। तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उस पुल को बम से उड़ा दिया और इस धमाके में उनकी जान भी चली गई। लेकिन इससे हरि सिंह को कश्मीर को बचाने के लिए 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। हरि सिंह ने वीपी मेनन से कश्मीर को बचाने के लिए मदद मांगी। तब वीपी मेनन दिल्ली गए और वहां सरदार पटेल, नेहरू और माउंटबेटन को पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। तब माउंटबेटन ने कहा कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं तो आप वहां मिलिट्री कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि इससे ये युद्ध एक इंटरनेशनल वॉर की कैटेगरी में आ जाएगा। तब वीपी मेनन ने हरि सिंह को समझाया कि आप जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और साइन होते ही 26 अक्टूबर की रात को वीपी मेनन दिल्ली पहुंचे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पूरा करने के लिए राजा के बाद माउंटबेटन का साइन होना भी जरूरी था।
तब 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन के साइन करने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरा हुआ। दोस्तों आपको उस समय का हरि सिंह का एक काफी पॉपुलर स्टेटमेंट भी बताता हूँ। 26 अक्टूबर की रात को हरि सिंह ने अपने एडीसी को अपनी पिस्तौल दी और उसे कहा था कि अगर कल सुबह तक इंडियन फाइटर प्लेन्स श्रीनगर नहीं पहुंचे तो मुझे उठाना मत, सीधा गोली मार देना, क्योंकि अगर वे यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं श्रीनगर की हालत नहीं देख पाऊंगा। लेकिन फाइनली 27 अक्टूबर की सुबह इंडियन फाइटर प्लेन्स कश्मीर पहुंचे और उन पाकिस्तानी ट्राइबल मुस्लिम्स यानी कबाइलियों को वहां से खदेड़कर कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। तो दोस्तों इस तरह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने साहस और संकल्प से वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। और इस तरह हमारे आयरन मैन ने अपनी समझदारी से सभी 565 रियासतों को इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बनाकर आज के भारत का निर्माण किया। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।